हो गया स्टार्ट। हम लोग रोटर ईएमएफ पढ़ने के बाद रोटर करंट स्टडी की, रोटर का पावर फैक्टर स्टडी की, रोटर पावर स्टडी की। नाउ द मोमेंट कम्स टू अस द रोटर टॉर्क। ओके, जब भी हम लोग रोटर के बारे में स्टडी करते हैं तो मैंने पहले ही कहा, ओके, वी ऑलवेज कंसिडर टू कंडीशन। ओके, वन ऑफ these is this a standstill condition and another one is running condition with the slip s। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे रोटर टॉर्क जो है, रोटर टॉर्क यानी कि कोरस्पॉन्डिंग टू रोटर पावर। ओके, जनरली हम लोग जो जानते हैं रोटर टॉर्क या रोटर पावर, पावर का रिलेशन होता है टॉर्क के साथ। ऑल ऑफ यू नो पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे जो रोटर टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, रोटर टॉर्क का दूसरा नाम जो है इंटरनल टॉर्क भी है। इंटरनल टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क और डेवलप्ड टॉर्क, आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ग्रॉस टॉर्क यानी कि टोटल टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क यानी कि कितना टॉर्क डेवलप्ड हुआ, इंटरनल टॉर्क यानी कि इंटरनली वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। ओके, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन के बाद ये टॉर्क डेवलप्ड हो रहा है, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। नाउ रोटर टॉर्क को जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मेनली, रोटर टॉर्क that is defined as the torque developed due to the interaction between a stator field strength and rotor field strength. Okay, actually है क्या, TD is directly proportional to phi s phi r sin delta, है ना। मैंने यहाँ पे बात किया था कि कहीं पे अगर रोटर टॉर्क हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं भी, ओके, कहीं भी अगर रोटर टॉर्क का बात करें या कहीं भी टॉर्क का बात कर रहे हैं, देन देयर मस्ट बी टू फ्लक्सेस। ऑल ऑफ यू नो, ओके, देयर मस्ट बी टू फ्लक्सेस, जस्ट राइट इन द चैट, देयर मस्ट बी टू फ्लक्सेस एंड उन दो फ्लक्स के बीच में फेज एंगल या टॉर्क एंगल होना चाहिए। अदरवाइज अगर टॉर्क एंगल नहीं होगा, ओके, देन डेल्टा इक्वल टू जीरो, देन साइन डेल्टा जीरो, साइन जीरो के कारण तो टॉर्क हमारा जीरो हो गया। तो सबसे पहले दो फ्लक्स होना चाहिए और दोनों के फ्लक्स के बीच में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। टॉर्क एंगल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों फ्लक्स के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब कहीं जाके वहां पे एक टॉर्क डेवलप्ड होगा, है ना। ना मैंने ये भी कहा था आपको, ओके, देन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक मशीन, टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म and a steady torque. Very good. Okay, the relative motion between these two fluxes must be equal to zero। जो भी आपका फ्लक्स है, यही कारण है कि हमारा जो है स्टेटर के द्वारा जो भी आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड से, और रोटर भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सिंक्रोनस स्पीड, है ना। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मैंने आपसे पूछा कि डीसी मशीन में जो है कैसे रिलेटिव मोशन जीरो है। ओके, यानी कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू फ्लक्सेस मस्ट बी जीरो, रिलेटिव स्पीड रिलेटिव मोशन शुड बी ओके जीरो बिटवीन टू फ्लक्सेस। व्हाई? जस्ट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क। ओके, तो डीसी मशीन में कैसे जीरो होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ओके, आई थिंक जवाब देना चाहिए था। ओके, एटलीस्ट जो हमारे से पढ़े हुए थे डीसी मशीन, उनको जवाब देना चाहिए था। ओके, अब किसी ने मुझे आंसर करके ही नहीं भेजा, होगा ही नहीं सर, होगा। ओके, नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मशीन रन कर जाए या यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करे। सबसे पहले कहीं पे भी हम लोग किसी वाइंडिंग में अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, देन दे मस्ट प्रोड्यूस द आरएमएफ।
rotating with the synchronous speed, having the amplitude 1.5 times of the maximum flux. जब कहीं किसी भी जगह पे जो है ओके सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, फिर सिंगल फेज सप्लाई के कारण वहां पे पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप लिख लीजिए ओके, कहीं भी अगर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, थ्री फेज के कारण रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और डीसी के कारण जो है स्टेशनरी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। डीसी मशीन में जो है आप फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देते हैं, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है जो ये फ्लक्स आ रहा है वो स्टेशनरी फ्लक्स आ रहा है। ओके, तो एक फील्ड वाइंडिंग में स्टेटर के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, दूसरा हमारा रोटर के द्वारा यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स होना चाहिए वो प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, क्या स्टेशनरी है ना। ओके, नाउ आपको याद होगा द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, आपके नोट्स में लिखा हुआ है ओके फोर्थ फंक्शन में, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इज टू कीप द आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी इन स्पेस। कितने को याद है ये फंक्शन? जस्ट राइट इन द चैट। निशा, यस। The function of the commutator is to keep the armature MMF stationary in space. सोचो है ना कि जब आपको ये याद है तो यानी कि आर्मेचर एमएमएफ अगर स्टेशनरी हुआ तो उसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा? स्टेशनरी। आर्मेचर वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के बावजूद आप सिर्फ यही सोच रहे थे, ठीक है, कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो उसके द्वारा जो भी फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा या पल्सेटिंग होगा। बट डीसी मशीन में आपने कम्यूटेटर को नेग्लेक्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल you must remember about the DC machine. Without the commutator, DC machine can't play any role like the DC machine. Then they represent like the AC machine. Got it? यानी कि अगर कम्यूटेटर नहीं हुआ इन दैट केस जो है वो डीसी मशीन जो है एसी मशीन की तरह ट्रीट करने लगे। देन कम्यूटेटर when it play the very important role, then there will be the function of the commutator. Okay, एक कम्यूटेटर का फंक्शन है ओके जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कम्यूटेटर जो आर्मेचर एमएमएफ को स्टेशनरी इन स्पेस है। निशा को याद आ रहा है, वेरी गुड। क्लास में मैंने बताया था और ये चैलेंज के साथ बताया था मैंने। ओके, ये चैलेंज के साथ बताया था ओके कि मैक्सिमम टीचर मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहां पे कोरिलेशन करना लोगों के लिए टफ हो जाता है। बस याद है ना, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, कोरिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरत। ओके, दिन याद रखेंगे द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू कीप द आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी इन स्पेस। जब वो स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी होने का मतलब क्या था, ये हमारा आर्मेचर है, तो यहाँ से अगर एक बार फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ इन कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये फिक्स हो गया। ये भी जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे ओके स्टेटर के द्वारा हम लोग फील्ड वाइंडिंग में डीसी फ्लो करवाते, इसके द्वारा भी स्टेशनरी, इसके द्वारा भी स्टेशनरी। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना? जीरो। रिलेटिव स्पीड कितना? जीरो। देन ये भी यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ भी ये एक कॉज था, मैंने बता दिया। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट ऑब्जर्व इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी टाइम मिला तो ये भी आपको दिखाएंगे कैसे स्टेशनरी इन स्पेस होता है। ओके, नाउ अब रोटेट टॉर्क के बारे में ये जान गए है ना। नाउ यहाँ पे इस रिलेशन को लिखने का मतलब यही था कि अगर यहाँ पे ये स्टेटर का फील्ड स्ट्रेंथ है, ये रोटर का फील्ड स्ट्रेंथ है, दोनों का अपना अपना फील्ड स्ट्रेंथ होने के बावजूद अगर दोनों के एक्सिस के बीच में, दोनों फील्ड एक्सिस के बीच में अगर किसी तरह का फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन दैट केस देयर विल बी नो एनी टॉर्क, जस्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रोटर। रोटर को मूव करवाने के लिए किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। नाउ यहाँ पे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है डेल्टा, दैट इज द टॉर्क एंगल, लोड एंगल लाइक दैट। ओके, आगे हम सिंक्रोनस मशीन में पढ़ेंगे। ओके, ये है क्या डिटेल में, और स्विच गेट प्रोटेक्शन में इस फार्मूला को प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, ये फार्मूला। नाउ अब जो डेवलप्ड टॉर्क है हमारा, है ना, जो भी डेवलप्ड टॉर्क है ओके दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रोटर इनपुट पावर।
मैंने पावर फ्लो डायग्राम में आपको दिखाया था। ओके, ये रोटर है, रोटर का शाफ्ट है, रोटर के शाफ्ट में इनपुट पावर कौन सा जा रहा है? ओके, रोटर इनपुट पावर। रोटर में हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं? रोटर इनपुट पावर। तो यहाँ पे जो टीडी होगा, जो डेवलप्ड टॉर्क होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीजी होगा। रोटर इनपुट पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 नॉट I2 cos phi 2s लिख सकते हैं। ओके, जो इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे, देखिए ध्यान से, Tt इक्वल टू P E2 नॉट I2 को लिख सकते हैं E2 नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ओके, R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos phi 2s को लिख सकते हैं R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल लिख सकते हैं ना। यहाँ पे T जो है प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, देन Td इक्वल टू P E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 बाई S, ये स्क्वायर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका अगर एलसीएम लेंगे आप, ओके, या आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, आगे हम इसको फार्मूला बनाएंगे। अगर आप इसका एलसीएम भी ले लेंगे, देन P यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा, P S इंटू E2 नॉट इसका R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टिल देन, अभी तक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो। अब इन द केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ओके, द डेवलप्ड टॉर्क, उसको हम लोग क्या करें, डेवलप्ड टॉर्क में आल्सो बी डिफाइंड एज द टॉर्क जनरेटेड बाई इंटरनल मैकेनिकल पावर। ओके, जो भी टॉर्क डेवलप्ड हो रहा है, ओके, उस टॉर्क, वो टॉर्क जिसे हमारा क्या है, जो शाफ्ट में इंटरनल मैकेनिकल पावर जा रहा है, वो कौन सा पावर है? रोटर में मैंने आपको तीन पावर अभी तक बताया हूँ, पीजी, पीएमडी एंड WCU। ओके, तो ये जो रोटर शाफ्ट में इनपुट पावर जा रहा है, किस तरह से? ओके, किस तरह से? ये अगर पीजी है, रोटर में इनपुट पावर जो जा रहा है, फिर WRC, फिर WRCU, तो रोटर में इनपुट पावर एक्चुअली में क्या जा रहा है? पीएमडी। वो तो टोटल रोटर पावर हो गया ना, टोटल में। ओके, पीएमडी दैट इज द इंटरनल मैकेनिकल पावर, यानी कि जो भी डेवलप्ड टॉर्क होगा, ओके, वो पीजी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, है ना, वो पीएमडी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पीएमडी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली टॉर्क जो डेवलप्ड हो रहा है, वो टॉर्क कहाँ डेवलप्ड हो रहा है? रोटर के शाफ्ट पे। ये अगर रोटर का शाफ्ट है, ये रोटर का शाफ्ट है, ओके, और इस पे हम लोग जो है आर्मेचर कोर माउंटेड किए हुए हैं, ओके, यानी कि रोटर कोर माउंटेड किए हुए, इसके ऊपर रोटर का कंडक्टर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ रोटर कंडक्टर में। उसके बाद क्या हुआ, रोटर में करंट आया रोटर वाइंडिंग में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स डेवलप्ड हुआ, स्टेटर का रोटर का फ्लक्स जो है इंटरेक्ट हुआ, ये रोटेट करना शुरू हुआ। तो यहाँ पे अभी तक जो है रोटर में कोर लॉस हो गया, रोटर का कॉपर लॉस हो गया, तो जो भी रोटर में आपने इनपुट पावर दिया, तो बाकी बच गया कौन सा पावर? पीएमडी। तो ही पीएमडी एक्चुअल में जो है शाफ्ट पे पावर, शाफ्ट पे वो पावर आ रहा है, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका टॉर्क डेवलप्ड होगा, इंटरनल टॉर्क। अब ये इंटरनल टॉर्क, अब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, रोटेट होने का मैकेनिकल लॉस होगा, तो जो एक्चुअल पावर आएगा दैट इज द शाफ्ट पावर, जिसको शाफ्ट टॉर्क कहेंगे भाई। यानी कि अगर हम लोग जो है मैथमेटिकली अगर डेवलप्ड पावर को डिफाइन करना चाहें, तो
then it is defined as the ratio of internal mechanical power developed and the actual mechanical speed in रेडियन पर सेकेंड। आपको याद होगा ओके, टी इंटू ओमेगा इक्वल टू पी, यही होता है ना, पी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। ओके, ये पढ़े हैं ना हम लोग, टी इंटू ओमेगा इक्वल टू पी सुभाष, देन टी इक्वल टू पी बाई ओमेगा। ओके, देन अब यहाँ पे जो शाफ्ट पे पावर एक्चुअल में आ रहा है, ये मान लेते हैं शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में एक्चुअल मैकेनिकल पावर है पीएमडी। स्पीड तो यहाँ पे सेम ही है नियर अबाउट, तो यहाँ स्पीड होगा वही सेम स्पीड से सारा रोटेट करेगा। ओके, तो ये जो रोटेट कर रहा है एक्चुअल में वो रोटर स्पीड से रोटेट कर रहा है एन आर, जो हम लोग इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में मेजर कर रहे हैं। उसी को अगर हम लोग एन आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन आर यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, उसी को रेडियन पर सेकेंड में लिख सकते हैं ओमेगा आर। यानी कि ये जो टी है टॉर्क और ये जो पावर है, ये पावर कौन सा, ये पावर, और इस पावर को आने के बाद ये जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है वो कौन सा स्पीड है, ओमेगा आर। तब उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क डेवलप्ड हुआ कौन सा टॉर्क है, डेवलप्ड टॉर्क। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टी डी इक्वल टू पी एम डी बाई ओमेगा आर, बोल सकते हैं नहीं, टेल मी। ओके, दैट इज द डेवलप्ड टॉर्क मे बी डिफाइंड एज the ratio of internal mechanical power developed and the actual rotor speed in radian per second. That is very important, radian per second. Now हम लोग पीएमडी है ना, पीएमडी को हम लोग लिख दिए, पीएमडी इक्वल टू हम लोग लिख दिए क्या, फार्मूला याद होगा आपको, पीजी इंटू 1 माइनस एस, याद है सबको। ओके, पीएमडी इक्वल टू पीजी इंटू 1 माइनस एस, ओमेगा आर को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस, ये भी याद होगा आप लोग को। टेल मी, ये भी मैं करवाया हुआ हूँ है ना, नहीं करवाया हूँ मैंने। एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस, तो इसको लिख सकते हैं 60 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एन आर स्मॉल एन आर, और ये क्या हो गया स्मॉल एन, नहीं फिर इसको जो है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया ओमेगा आर, और ये क्या हो गया ओमेगा एस, लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, देन ये क्या हो गया पीजी बाई ओमेगा एस। गॉट इट। तो डेवलप्ड टॉर्क यानी टीडी का जो पहला डिफिनेशन था, it is defined as the ratio of internal mechanical power developed to the actual rotor speed in radian per second. Now यही टीडी जो है जब इसको फॉर्मुलेट किए, को रिलेट किए पीजी से, देन इट बिकम्स पीजी बाई ओमेगा एस। पीजी बाई ओमेगा एस यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the ratio of rotor input power, okay, or air gap power and the synchronous speed in radian per second. These two formulas are very important to solve the numerical question. I think no problem. नहीं ना, I think no problem. Okay, no. अब हम लोग जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहे हैं रोटर टॉर्क का, या 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है रोटर टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अभी जो हम लोग डिफाइन किए, ओके, टीडी इक्वल टू पीजी बाई ओमेगा एस। ओके, पीजी बाई ओमेगा एस, जहाँ पे पीजी जो है वो पर फेज रोटर इनपुट पावर है, पर फेज रोटर इनपुट पावर है पीजी,
और ओमेगा एस हो गया सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों फेज के कारण टॉर्क लगेगा ना, तो 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री? गॉट इट? यहाँ पे पीजी जो है, पीजी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे थे यहाँ, ये पीजी इक्वल टू E2 नॉट I2 cos phi 2s। ओके, पीजी है ये जो हमने यहाँ पे लिख रहे थे 3y ओमेगा एस E2 नॉट I2 cos phi 2s। तो ये एक्चुअली क्या है, ये पर फेज पावर है ना, ये पर फेज पावर है। हमने यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा नहीं। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा सारा आया, ये 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 इसका हम लोग के का वैल्यू कितना होगा, एनीबॉडी टेल मी? एनीबॉडी जस्ट राइट इन द चैट। ओके, के का वैल्यू कितना होगा? 3y ओमेगा एस, नहीं 3y ओमेगा एस, यानी कि फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे के को रिप्लेस कर दे 3y ओमेगा एस, 3y omega s, then this is the required expression for the developed torque in 3 phase induction motor। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, TD इक्वल टू 3y ओमेगा s इंटू s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस s x2 नॉट का होल स्क्वायर। गॉट इट? This is very important formula and this is a required expression for the developed torque in 3 phase induction motor। I think no problem इस फार्मूले में। Any problem then tell me। याद होना चाहिए। Now expression of maximum torque, TM। अब देखो ये टॉर्क जो है, ये टॉर्क जो है, इसमें इस टॉर्क के रिलेशन में कौन कौन पैरामीटर जो है वेरिएबल है? एनीबॉडी जस्ट राइट इन द चैट, इस टॉर्क के एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पैरामीटर वेरिएबल है, तभी तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। एस, एक्स, और कोई? एस एक्स, एस इंटू एक्स। और पानी देखिए जरा, और ओमेगा एस, सबका नाम है याद मुझे, E2 नॉट। और बताओ? और कोई नहीं? नो एनी गर्ल्स गिव द रिप्लाई। नो एनी? ये आप लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई, तो इन्हें आ गया। बॉयज, इसमें कौन कौन सा? रत्नेश, ओमेगा एस इज द कांस्टेंट रत्नेश। ओके, ये सिर्फ नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पोल मशीन का फिक्स होता है। E2 नॉट इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन सप्लाई, जब तक वोल्टेज को हम लोग चेंज ना करें। लोड वेरिएबल होता है, लोड वेरिएबल होता है। आवाज जा रही है ना सबको मेरी? यस सर। लोड वेरिएबल होता है। ओके, और जब लोड वेरिएबल होता है तो लोड के कोरस्पॉन्डिंग जो है स्लिप वेरिएबल होता है। ओके, स्लिप लोड वेरिएबल हुआ, स्लिप वेरिएबल हुआ। ओके,
तो यहाँ पे एस एक वेरिएबल हो गया। दूसरा जो है x2 नॉट भी वेरिएबल नहीं है, देखो वो भी रोटर के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, R2 भी वेरिएबल नहीं है, बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग रोटर रेसिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं बाय एडिंग द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के रोटर रेसिस्टेंस पर फेज को चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? यानी कि वेरिएबल के रूप में जो है, अगर हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में देखें, देन ओनली स्लिप एस इज द वेरिएबल, ओनली स्लिप एस। ओके, उसके अलावा कोई भी नहीं। ओके, और अगर हम लोग रोटर R2 को देखें, देन R2 इज वेरिएबल, R2 में भी वेरिएबल इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। गॉट इट? नो, अब अगर हम लोग मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, देन यहाँ पे वेरिएबल एस हो गया, तो हम लोग डेवलप्ड टॉर्क को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। जब आप एस के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दैट केस जिसके साथ एस हो वो वेरिएबल होता है ना, जहां जब यानी कि एस ही वेरिएबल हुआ ना राहुल, एस मतलब वेरिएबल हुआ, सिंपल है। ओके, एस नहीं तो वेरिएबल नहीं, तो बेसिक हम लोग देखेंगे ना, सिंपल। गॉट इट? एस है वेरिएबल और बाकी सब फिक्स है। हाँ, बाकी सबको हम लोग बाहर से वैरी करवा सकते हैं वोल्टेज को, लेकिन इंडक्शन मोटर में लोड तो हमेशा वैरी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी को बाहर से चेंज कर सकते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, लेकिन लोड जो है हम लोग का हमेशा चेंज होते रहता है। एक बार मशीन रन कर गया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे दिया। ओके, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे दिया यानी कि हम लोग वोल्टेज दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दिए, मशीन बन गया, तो नंबर ऑफ पोल फिक्स हो गया। ओके, तो ओमेगा एस भी फिक्स हो गया, E2 नॉट भी फिक्स हो गया। ओके, H2 नॉट भी फिक्स हो गया, R2 भी फिक्स हो गया। ओके, सिर्फ स्लिप एस ही है जो वैरी कर सकता है। ओके, जब जब लोड वैरी करेगा, ऑफ कोर्स लोड वैरी करता है, मोटर है हमारा, तो लोड वैरी करता है, इन दैट केस जो है स्लिप एस वैरी करेगा ना। अब ये जब 0 हो गया, यानी कि सिंपल ये टर्म हमारा जो है एस के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, नहीं, एस के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 E2 नॉट स्क्वायर R2 बाई ओमेगा एस, ये तो कांस्टेंट है हमारा। फिर देखो ऐसे देखो, 3 बाई ओमेगा एस कांस्टेंट, E2 नॉट होल स्क्वायर कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, यानी कि डी एस बाई R2 स्क्वायर प्लस एस S2 नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है, इट इज कांट बी इक्वल टू 0। तो जब ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, मैथमेटिक्स ये कहता है। तो यू बाई वी के फॉर्म में है, तो R2 स्क्वायर प्लस एस S2 नॉट का होल स्क्वायर होगा, R2 स्क्वायर प्लस एस S2 नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस R2 स्क्वायर 0 प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2s लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, R2 स्क्वायर एस S2 नॉट का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एस S2 नॉट का होल इक्वल टू R2 इक्वल टू एस S2 नॉट। ओके, दिस वन, यहाँ पे ये जो s है, यानी कि s इक्वल टू R2 बाई S2 नॉट जब पुट करेंगे कहाँ, डेवलप्ड टॉर्क के एक्सप्रेशन में,
तब हमारा मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आएगा। ये एस तो हम लोग एक अलग नाम देते हैं, एस एम। एस एम ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। एस एम दैट इज द स्लिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क। ओके, ये मैक्सिमम टॉर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लिप है, जिसका वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस R2/S2 होगा, R2/S2। ओके, जिसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन करेंगे, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे ऐसे हम लोग मान लीजिए दैट इज द स्लिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। R2 is the rotor resistance per phase and S2 is the stand still rotor reactance। Got it? जब इसको आप जो है S का वैल्यू को R2/S2 यहाँ पुट करेंगे, TD S इक्वल टू R2/S2, ये क्या हो जाएगा, TM, है ना, इक्वल टू 3/ωs, S की जगह पे R2/S2 इंटू E2 होल स्क्वायर, R2 इक्वल टू S/2। इसकी आप ये पुट कर दिए, फिर R2 स्क्वायर, है ना, S/2 का होल स्क्वायर यानी कि R2, यहाँ पे S/2 का होल स्क्वायर था, उसकी यहाँ पे R2 स्क्वायर पुट कर दी, ये 2R2 स्क्वायर हो गया, यानी कि TM इक्वल टू 3/ωs इंटू R2 स्क्वायर इंटू E2 का होल स्क्वायर बाई 2R2 स्क्वायर। ये कैंसिल, तो छूट गया क्या, हाँ S2 छूट गया, S2। ओके, यानी कि TM इक्वल टू 3/ωs इंटू E2 का होल स्क्वायर 2S2। अब ये देखो, मैक्सिमम टॉर्क जो आया दैट इज द 3/ωs इंटू E2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2, ये आया। ओके, ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, देखो इसमें ना ही स्लिप एस है, ना ही रोटर रेसिस्टेंस है। ओके, ये x2 पे, x2 दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज। E2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि फॉर द गिवन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, TM इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट मैक्सिमम टॉर्क जो निकल रहा है जिस स्लिप पे, ओके, वो स्लिप हमारा क्या है, कौन सा कंडीशन, SM इक्वल टू R2/S2, दिस वन, है ना, दिस वन। नाउ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन नोट्स में लिखा हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को डिटेल में देखते हैं। ओके, अभी तक जो हम लोग बात किए फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन, जो भी डेवलप्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, जो भी मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, जो भी मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन आया, ओके, वो सारे कंडीशन से कुछ पॉइंट पता चलता है। ओके, पॉइंट क्या है हमारा, TD इक्वल टू एक एक्सप्रेशन ये, दूसरा एक्सप्रेशन ये,
और तीसरा एक्सप्रेशन भी। अभी तक हम लोग 3 एक्सप्रेशन के बारे में बात की। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। जस्ट 1 मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, देन पहला कंक्लूजन जो निकलता है, द डेवलप्ड टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द स्लिप। सिर्फ स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। इन द केस ऑफ स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, इन द केस ऑफ SQIM जो आपका डेवलप्ड टॉर्क है वो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे स्लिप वैरी करेगा वैसे वैसे जो है आपका डेवलप्ड टॉर्क वैरी करेगा। बट इन द केस ऑफ SRIM जो डेवलप्ड टॉर्क है वो स्लिप एंड R2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप सिर्फ स्लिप को ही वैरी करवा सकते बाय वैरिंग द लोड। रोटर रेसिस्टेंस हमारा फिक्स हो गया। बट इन द केस ऑफ SRIM स्लिप तो वैरी होगा ही अकॉर्डिंग टू चेंज इन लोड, बट रोटर रेसिस्टेंस पर फेज को भी चेंज कर सकते हैं, ओके, बाय एडिंग द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस टू द सर्किट। वेरी गुड, दिस इज then this is the first conclusion, that is very markable point and commit to memory point. Okay, CTM. Now second, अब सेकेंड जो हमारा कंडीशन आया, स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, SM। ओके, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये अब एक्सप्रेशन बन गया। ओके, ये अब एक्सप्रेशन बन गया, SM इक्वल टू R2 by X2 नॉट। स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ rotor resistance per phase to the stand still rotor reactance। I think no problem। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है जस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क। यानी कि जब हम लोग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आगे स्टडी करेंगे तो स्लिप के जिस वैल्यू पे हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा? R2 by X2 नॉट होगा, दैट इज फिक्स्ड। ओके, रोटर रेसिस्टेंस पर फेज, ओके, वो फिक्स है। किस केस में? सिर्फ स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में, और X2 नॉट तो दोनों के लिए फिक्स है। यानी कि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क वो हमेशा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि SQIM में जो है आप R2 को वैरी नहीं करवा सकते, है ना। बट SRIM में आप R2 को वैरी करवा सकते हैं। यानी कि वहां पे अगर R2 वैरी हुआ तो S भी वैरी हुआ। जब S वैरी होगा तो मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे मिलना चाहिए वो स्लिप पे नहीं मिलके दूसरे स्लिप पे मिलेगा। लेकिन दूसरे स्लिप पे मिलने का मतलब क्या है? जिसे आप जो है जिस लोकेशन पे मिलना चाहते हो उस पे वहां पे नहीं मिलके दूसरे लोकेशन पे मिल रहा है। ओके, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क का लोकेशन चेंज हो जाएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स है, क्योंकि ना ही ये स्लिप पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये रोटर रेसिस्टेंस पर फेज पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग इससे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ओके, कि जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो चेंज हो सकता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो स्लाइटली चेंज होगा जहां पे हम उसको रन ही नहीं करवाते।
ओके, बट अभी टिल टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दियर लोकेशन, यानी कि उसका लोकेशन जो है वो लोकेशन यानी कि स्लिप का वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। ओके, लाइक दैट जो हम लोग आगे एक्सप्रेशन में देखेंगे। ओके, दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, दिस वन, ये मैक्सिमम टॉर्क। तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क मिला स्लिप के जिस वैल्यू पे मिल रहा है, अगर ये स्लिप चेंज हो गया, मान लो तब ये स्लिप यहाँ आ गया, तो मैक्सिमम टॉर्क का लोकेशन चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, उसका लोकेशन चेंज हो गया, पहले यहाँ मिल रहा था अब यहाँ मिलने लगा, हो सकता है ये यहाँ भी मिलने लगे डिपेंडिंग अपॉन द स्लिप। ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट है बट उसका लोकेशन कांस्टेंट नहीं है। बट किस केस में? स्क्वायरल केस में नहीं, सिर्फ SRIM के केस में बस। दैट मीन्स इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग बोल सकते हैं द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क ओके मे बी चेंज। ओके, बट इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ओके मैक्सिमम टॉर्क का नहीं लोकेशन चेंज हो सकता है और ना ही उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ओके, और SRIM में उसका वैल्यू तो चेंज होता ही नहीं कभी नहीं, लेकिन उसका लोकेशन चेंज हो सकता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल, ये जो हम लोग R2 लिख रहे हैं, R2 इक्वल टू S H2 नॉट, S H2 नॉट को H2S भी लिख सकते हैं, टेल में लिख सकते हैं नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिंपल कि ये जो R2 है रोटर रेसिस्टेंस पर फेज ओके वो आपका जो है ये स्लिप टाइम्स ऑफ द स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस के बराबर है, या हम लोग बोल सकते हैं रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन के बराबर है। ओके, यानी कि हम लोग जो स्लिप हम लोग को फाइंड आउट होगा, स्लिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क मे बी फाइंड आउट कब? जब रोटर रेसिस्टेंस पर फेज जो है वो आपका रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन। इज इट ओके और नॉट? ओके, यानी कि अगर रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन ये वैल्यू और रोटर रेसिस्टेंस ये दोनों अगर आपस में बराबर है ओके, और जहां पे बराबर है जिस स्लिप पे वैल्यू है, जिस स्लिप के कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होगा वो स्लिप क्या डिटरमाइन करेगा? मैक्सिमम टॉर्क को डिटरमाइन करेगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ये कंडीशन हमारा मैक्सिमम टॉर्क पे ही आया ना। ओके ना, अब जैसे ही स्लिप आया देन एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन S equal to 1 then R2 equal to H2 naught. Okay, and under running condition R2 equal to S into H2 naught. Got it? अब सोचो जैसे ही S equal to 1 हुआ R2 equal to H2 naught, यानी कि for the maximum torque, okay, for the maximum torque, मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही पाना है, स्टैंड स्टिल यानी कि S equal to 1, S equal to 1 तो दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग कंडीशन नहीं, स्टार्टिंग कंडीशन बोल सकते हैं S equal to 1 दैट इज द स्टार्टिंग कंडीशन। ओके, S equal to 1 यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके, यानी कि अगर आपको जो है मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग कंडीशन में पाना है, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में पाना है, यानी कि जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वैसे ही मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये कंडीशन रोटर रेसिस्टेंस पर फेज
ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस के बराबर। गॉट इट। और कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस जो होता है उसका वैल्यू हाई होता है, ओके, और रोटर रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होता है। लेकिन आपको याद होगा R/X रेशियो लो होना चाहिए जस्ट टू प्रोड्यूस द हाई टॉर्क एट स्टार्टिंग। लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही आपको मैक्सिमम टॉर्क पाना है, स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क पाना है, तो उसके लिए कंडीशन हमारा जो है, जो मैक्सिमम टॉर्क का है वो R2 = S × X2 नॉट है और स्टार्टिंग पे S = 1। तो R2 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? X2 नॉट के बराबर। यानी कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क पाना है तो रोटर रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो X2 नॉट के बराबर होना चाहिए। गॉट इट। और X2 नॉट का वैल्यू हाई है, इसको मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग और एट स्टैंड स्टिल कंडीशन द रोटर रेसिस्टेंस पर फेज शुड बी हाई and must be equal to a stand still rotor reactance. All of you agree or not? Okay, अब सोचो कि स्टार्टिंग में हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क पाना है, इज इट पॉसिबल विद द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? स्क्वायरल केज इंडक्शन नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसमें लोग रोटर रेसिस्टेंस को वैरी ही नहीं करवा सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग में रोटर रेसिस्टेंस को वैरी, क्योंकि हमारा स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में रोटर रेसिस्टेंस वो फिक्स होता है, एक बार जो बना दिए। अगर आपने शुरू में ही हाई रख दिया यानी कि पावर लॉसेस उसमें क्या होगा, हमेशा ज्यादा होने लगेगा स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन में भी। ओके, यानी कि हम लोग SQIM यानी कि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क नहीं पा सकते हैं, बट इन द केस ऑफ SRIM okay, we can find out the maximum torque at starting। इस कंडीशन पे वो कंडीशन ये है कि जो रोटर रेसिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए? ओके, उसका वैल्यू इतना हाई होना चाहिए सो दैट कि उसका वैल्यू X2 नॉट के बराबर हो जाए। ओके, टॉर्क का रिलेशन इसमें नहीं है सुभाष, वो टॉर्क का कंडीशन है R2 = X2 नॉट एट स्टार्टिंग। इस वैल्यू को आप पुट अप करेंगे ना इसमें, तब आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। गॉट इट। कैसे पता चलेगा मैक्सिमम टॉर्क? पता चलेगा, डोंट वरी। इसकी वैल्यू पे अभी डिफरेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। बस इसके बाद न्यूमेरिकल टॉपिक ही है, डोंट वरी। ओके, सब पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ओके ना, तो ये हुआ स्टार्टिंग कंडीशन में अगर हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क पाना है या स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क पाना है तो हम लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं सिर्फ SRIM के केस में। ओके, और वो मिल सकता है। और अंडर रनिंग, बट उसमें क्या होना चाहिए कि अगर उसको पाना भी है तो वो रोटर रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है हाई होना चाहिए। बट अंडर रनिंग कंडीशन जो है, ओके, R2 = जब तक X2 नॉट नहीं होगा तब तक जो है आपको मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलेगा। एंड ऑल ऑफ यू नो इसका वैल्यू जो है यूजुअली 0.02 से 0.05 होता है। तो X2 नॉट में मल्टीप्लाई होके 2% 5% इस R2 के वैल्यू को ये क्या कर देगा? लो कर देगा। यानी कि अंडर रनिंग कंडीशन अगर मैक्सिमम टॉर्क को पाना है तो रोटर रेसिस्टेंस पर फेज का वैल्यू क्या होना चाहिए? टेल मी। लो होना चाहिए। वेरी गुड धीरज। देन रोटर रेसिस्टेंस पर फेज जो है दैट शुड बी लो। ओके, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मैक्सिमम टॉर्क, condition of maximum torque, developed torque, I think no any problem. नहीं ना? नहीं।
अभी हम लोग रोटेट टॉर्क के बहुत डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क और स्टैंड स्टिल टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जिसको टीएसटी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि टीएसटी इक्वल टू टीडी, कब? जब एस इक्वल टू 1 हो। नहीं, हाँ, इसमें एस इक्वल टू 1 पुट कर दो, यानी कि 3/ओमेगा एस E2 नॉट होल स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्टार्टिंग टॉर्क। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना। अब मैंने पहले ही बोला कि R2 इक्वल टू SM X2 नॉट। अब ये एक फार्मूला के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलवेज, जहाँ पे SM जो है दैट रिप्रेजेंट द स्लिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। अब सोचो, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दी 3/ओमेगा एस इंटू E2 नॉट होल स्क्वायर इंटू R2 इक्वल टू SM S2 नॉट। ये नहीं लिख सकते आप R2 इक्वल टू S2 नॉट, ओके, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जिस कंडीशन पे मैक्सिमम हो। ओके, तो यहाँ पे SM लिखे, उसके बाद R2 SM S2 नॉट का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। देन 3/ओमेगा एस, ओके, SM by 1 plus SM स्क्वायर इंटू E2 नॉट होल स्क्वायर बाई S2 नॉट। S2 नॉट का होल स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? टेल मी। ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे। मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के बीच में रिलेशन। ओके, सबको पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है? सूरज, फ्लाइट मोड में जाके फिर से आइए। ओके, रिलेशन बिटवीन टीएम एंड एसटी। ये हमारा टीएसटी है ना? ओके, अब टीएम का वैल्यू क्या होगा? 3/ओमेगा एस इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर बाई 2S2 नॉट। ये टीएम, दोनों को डिवाइड कर दो आप, है ना? सिंपल डिवाइड कर देंगे तो टीएम बाई टीएसटी, तो 3/ओमेगा ने ये कैंसिल, ये कैंसिल, x2 नॉट कैंसिल, तो ऊपर चला गया। देन सॉरी, टीएम लिख रहे हैं ना, तो 1 प्लस SM स्क्वायर बाई 2S लिख सकते हैं। रिलेशन याद नहीं रखना है आपको, है ना? ये सब बस आपको याद क्या रखना है? डेवलप्ड टॉर्क TD इक्वल टू 3/ओमेगा एस इंटू S2 नॉट का होल स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर। दूसरा R2 इक्वल टू SM S2 नॉट। तीसरा TM इक्वल टू 3/ओमेगा एस इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S2 नॉट। ये 3 फार्मूला ही आपको याद रखना है, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, आप बना सकते हैं, डोंट वरी। नाउ अब हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं टीएम और टीडी के बीच में, यानी कि फुल लोड टॉर्क के बीच में। फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच में, है ना? नाउ ये हमारा टीडी है, ओके,
तो फुल लोड टॉर्क क्या हो गया टीडी, तब जब एस इक्वल टू एस एफ एल है तो एस एफ एल क्या डिपेंड कर रहा है, फुल लोड स्लिप, यानी कि स्लिप कोरेस्पॉन्डिंग टू फुल लोड। तो ये हो गया 3/ओमेगा s इंटू एस एफ एल E2 नॉट होल स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस एस एफ एल होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। नाउ इसमें पुट कर दो R2 इक्वल टू एस एम एच टू नॉट, इसे पुट कर दो, देन 3/ओमेगा एस एफ एल E2 नॉट होल स्क्वायर एस एम इंटू एस टू नॉट डिवाइडेड बाई एस एम एस टू नॉट का होल स्क्वायर प्लस एस एफ एल एस टू नॉट का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग, फिल में, हाँ फुल लोड। ओके, ये एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर और एच टू नॉट और ये एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर है ना। इसको हम लोग जो है तो इससे रिडिजाइन कर सकते हैं, देन सी एफ एल इक्वल टू 3/ओमेगा s इंटू एस एफ एल एस एम डिवाइडेड बाई एस टू नॉट का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, एस एम स्क्वायर एस एफ एल होल स्क्वायर E2 नॉट होल स्क्वायर बाई H2 नॉट, H2 नॉट एक ऊपर था, यहाँ पे कैंसिल हो गया। लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, Tm बाई टी एफ है, ये और ये कैंसिल, E2 नॉट से ये कैंसिल, 2 बच गया है ना, तो 2 बच गया तो ये 2 ऊपर चला गया आपका है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं एस एम स्क्वायर प्लस एस एफ एल होल स्क्वायर बाई 2 एस एफ एल इंटू एस। ये सब हम लोग रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग रिलेशन इसलिए निकाल रहे हैं, रिलेशन आ गया, रिलेशन इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट कि अगर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, फुल लोड स्लिप दिया हुआ है, तो आप फुल लोड टॉर्क निकाल सकते हैं। ओके, जब कुछ भी दिया हुआ है तो आपका नोन है, वो आपका नोन फार्मूला है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको जो है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तब आपको स्पष्ट पता चलेगा कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ तक, नहीं ना। अभी तक आपको 3 फार्मूला ही याद रखना है, टी डी, R2 SM और TM का, है ना। नाउ हम लोग रिलेशन निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग करंट एंड फुल लोड करंट इन रोटर। ओके, जहाँ पे I2ST जो हम लोग माने हुए हैं दैट इज द स्टार्टिंग करंट विथ स्लिप S इक्वल टू 1, और I2FL जो माने हुए हैं दिस इज द फुल लोड करंट विथ स्लिप S इक्वल टू SFL। आई थिंक ओके, देखिए ध्यान से, I2 इक्वल टू E2 नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस H2 नॉट का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, टेल मी, पिक्चर क्लियर आ रहा है ना। सूरज अब देख लो फ्लाइट मोड में जाके बाबू, सबका क्लियर है। ओके, नाउ एट स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 1, देन I2ST इक्वल टू I2 S इक्वल टू 1, यानी कि E2 नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, टेल मी,
लिख सकते हैं, है ना। नाउ पुट R2 equal to SM X2 naught, then I2 ST equal to Q2 naught by under root R2 square यानी कि SM X2 naught whole square plus X2 naught whole square। ओके, यानी कि वो लिख सकते हैं E2 naught X2 naught का होल स्क्वायर कॉमन, X2 naught बाहर, अंदर हो गया SM स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ I2FL, I2FL कब मिलेगा, जब I2 S इक्वल टू SFL पुट करेंगे, यानी कि E2 naught डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 by SFL होल स्क्वायर प्लस X2 naught का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ इसे पुट करेंगे R2 इक्वल टू SM X2 naught, तो I2FL क्या हो गया, E2 naught होल स्क्वायर, सॉरी E2 naught ही, सॉरी डिवाइडेड बाई SM X2 naught होल स्क्वायर बाई SFL होल स्क्वायर इनटू X2 naught होल स्क्वायर प्लस, इसमें आपका X2 naught कॉमन हो जाएगा, SFL बाहर आ जाएगा, SFL X2 naught E2 naught बाई इसमें X2 naught का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वो बाहर चला आया, और ये SM स्क्वायर प्लस SFL का होल स्क्वायर। ओके, अब डिवाइड कर दो, सिंपल, दैट्स सो सिंपल, है ना। देन I2FL बाई I2ST, ये सब रिलेशन एग्जाम में निकालने के लिए आएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो ये आ गया SFL इंटू SM स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट SM स्क्वायर प्लस SFL का होल। ओके, तो ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग करेंट एंड फुल लोड करेंट। आई थिंक नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू।